Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. Column first में redox process है, column second में equivalent weights निकालने हैं for underlined species. ठीक है? So equivalent weight समझ लीजिए क्या होता है, molecular weight divided by n factor होता है. ठीक है, एन फैक्टर होता है. तो एन फैक्टर निकालने का तरीका, एन फैक्टर निकालने का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए भी डिफरेंट होता है. ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन ए देखते हैं. सो रिएक्शन ए में AS2S3 देख रहे हैं. तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आर्सेनिक के क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फर का क्या होगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो ASO3 नेगेटिव बन रहा है, तो आर्सेनिक हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड सल्फर जो होगा SO4 2 नेगेटिव में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. तो आर्सेनिक क्या हो रहा है, +3 से +5 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, और सल्फर जो है वो -2 से +6 जा रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो जब एक ही स्पीशीज के दो डिफरेंट एटम्स का ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो एन फैक्टर होता है, रिजल्टेंट एन फैक्टर, क्योंकि हमें अंडरलाइन स्पीशीज जो AS2S3 इसका निकालना है, तो एन फाइनल जो हमें निकालना है दैट इज क्या होता है, एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडेशन डैश. मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज है ना, तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ एन फैक्टर फॉर, ऐसे लिख देती हूँ एन फैक्टर फॉर ए एंड एन फैक्टर फॉर एस, ऐसे लिख देती हूँ. ठीक है, ये निकलता है. तो अब एन फैक्टर होता है चेंज, कि आपका चेंज कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट में मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स. तो आर्सेनिक में चेंज कितना आया, +3 से +2 में, +3 से +5 में गया, तो 2 का चेंज आया. और कितने एटम्स के लिए, प्रोडक्ट में कितने एटम्स आए आर्सेनिक के, 2, सो इनटू 2 कर देंगे. प्लस सल्फर में कितने का चेंज आया, -2 से +6 के अंदर गया, तो चेंज कितने का आया, 8 का. और सल्फर के कितने आइटम्स है आपके, 3. तो इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा 4 + 24 दैट इज 28. तो एन फैक्टर जो फाइनल एन फैक्टर आएगा वो 28 आएगा. तो इक्विवेलेंट वेट इसके लिए कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट फॉर द अंडरलाइन स्पीशीज क्या हो जाएगा, m/n फाइनल. और n फाइनल कितना है, 28, तो m/28 हो जाएगा. तो ए का मैच होगा पी के साथ में. सिमिलर बेसिस पे हम बी के लिए निकालेंगे. बी में I2 चेंज हो रहा है I माइनस में प्लस IO3 नेगेटिव में. ठीक है, तो जो I2 होगा वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, I नेगेटिव में -1 ऑलरेडी है, और IO3 नेगेटिव में I की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यानी कि यहाँ पे आयोडीन का रिडक्शन भी हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई. तो इस केस में जो एन फैक्टर निकालते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं, 1/n फाइनल जो निकलेगा दैट इज 1/n फैक्टर फॉर द ऑक्सीडेशन पार्ट प्लस 1/n फैक्टर फॉर द रिडक्शन पार्ट. ठीक है, सो अब ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 से 5 में जाके हो रहा है, तो चेंज कितने का आया, 5 का. कितने एटम्स के लिए, 2 एटम्स ऑफ आयोडीन के लिए. सो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 दैट इज 10. प्लस रिडक्शन जो हो रहा है वो 0 से -1 में हो रहा है, तो चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया. ठीक है, और कितने एटम्स के लिए, 2 के लिए, तो 1/2 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 1 + 5, ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 6/10 हो जाएगा. 6/10 को मैं 3/5 लिख सकती हूँ. तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/n फैक्टर, n फैक्टर कितना है, 3/5. सो ये हो जाएगा 5m, नहीं n फैक्टर गलत कर दिया ना हमने, अभी तो इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया ना, इसको रेसिप्रोकेट ही नहीं किया. देखो ये क्या है, m/n फाइनल है, 1/n फाइनल की वैल्यू है 3/5. सो m × 3/5 करोगे तो हो जाएगा 3m/5. सो बी का मैच होगा एस के साथ में, बी का मैच होगा एस के साथ में. सिमिलर बेसिस में आप सी के लिए निकालोगे. सी में भी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, H3PO2 है, वो PH3 में एंड H3PO3 में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर H3PO2 के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, PH3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन है -3, एंड H3PO3 के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +3. तो आप देख रहे हो +1 से +3 जा रहा है, +1 से -3 जा रहा है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. इसमें भी एन फैक्टर जो फाइनल है वो ऐसे निकालेंगे, सेम मेथड से, सेम फॉर्मूला से. सो ऑक्सीडेशन हो रहा है +1 से +3 में. ठीक है, +1 से +3 में, तो चेंज कितने का आया, 2 का. और फॉस्फोरस के एटम कितना है, एक है रिएक्टेंट में, सो 1/3. प्लस रिडक्शन में देखोगे तो +1 से -3 में जा रहा है, +1 से -3 में जा रहा है, तो चेंज कितने का आएगा, 4 का चेंज आएगा, और एक ही फॉस्फोरस है, सो 1/4 कर देंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/,
12। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, ये 3 नहीं होगा ना, 2 होगा ना, चेंज जो आया है ऑक्सीडेशन वाले में वो +1 से +3 गया है ना, तो 2 का चेंज आया है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3/4। सो इसके लिए जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m अपॉन n फाइनल हो जाएगा, तो 1 अपॉन n फाइनल की वैल्यू है 3/4, सो 3m/4 हो जाएगा। सो सी का मैच हो जाएगा सी के साथ में, ठीक है। एंड अब हम डी के लिए देख लेते हैं। सो डी में अगर आप देखोगे H3PO2 है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H3PO2 एक एसिड है एंड NaOH बेस है, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया NaH2PO2 प्लस H2O। सो ये जो एसिड है, इस एसिड का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया मेटल के आयन में, यानी कि ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे इस एसिड में, वो एक हो, मतलब बेस ने सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को हटाया। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर निकालते हैं एसिड बेस रिएक्शंस के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए, वो रिप्लेसेबल एटम्स निकालते हैं। एसिड्स के लिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेसिस के लिए रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस। सो H3PO2 के लिए जो इक्विवेलेंट वेट मतलब एन फैक्टर होगा वो हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1, दैट इज n। सो डी का मैच होगा आर के साथ में, सो अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।